दोस्तों आज बाजार में ज़बरदस्त गिरावट हुई, बाजार पूरी तरह से क्रैश कर गया। और इस गिरावट में भी वेदांता ग्रुप के 2 शेयरों ने कमाल किया है, जहाँ पे हमने एक अच्छी तेज़ी देखी है। वैसे 3 शेयरों में गिरावट हुई, लेकिन वो भी लिमिटेड थी। जिस हिसाब से तूफ़ानी गिरावट का माहौल बना बाजार में, सिर्फ एक शेयर है जो यहाँ पे लोअर सर्किट में आया, और वो भी अपर सर्किट का दौर लगातार चला, इसकी वजह से ही लोअर सर्किट लग गया है। तो अब यहाँ पे वेदांता की तरफ से एक बहुत बड़ा विज़न क्लियर हो चुका है कि वेदांता आने वाले समय इन पाँचों कंपनियों को लेकर बहुत बड़े सपने बुन रहे। यानी आने वाले समय ये सारी कंपनियाँ एक बरगद के पेड़ बनने वाली है। जो पहले एक कंपनी थी, उसकी अब देखिए सारी ब्रांचें हैं, आगे बढ़ने को तैयार है। अब यहाँ पे कंपनी के Q1 के अपडेट भी आए थे जो काफ़ी अच्छे रहे, और रिजल्ट की संभावना पॉजिटिव बन रही है। अब वेदांता के चेयरमैन का क्या प्लान है उसको जानेंगे, और आने वाले समय इस गिरावट का क्या असर होगा इन शेयरों पे वो भी समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात कर ले तो 273 पर क्लोजिंग थी, 0.65% की गिरावट देखने को मिली। तो शुरुआत कमजोरी के साथ हुई, एक दिन इंट्राडे में देखे तो तेजी भी बनी थी। बाजार का साथ मिलता तो ये स्टॉक आगे बढ़ पाता, लेकिन आप देखिए बाजार में कमजोरी थी, जिसकी वजह से थोड़ी हल्की सी यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली। लेकिन आप देख सकते हो कि स्टॉक ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन ऑलरेडी पहले किया है, अब ऊपर के लेवल से करेक्शन के दौर में आ गया है। वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड की बात कर ले तो यहाँ पे 34.76 पर 5% का लोअर सर्किट लगा। अब ये 5% का जो सर्किट का दौर होता है, ये ऐसा ही होता है, या तो अपर सर्किट लगता है या फिर लोअर सर्किट लगता है। इससे पहले बहुत सारे अपर सर्किट लगे, स्टॉक काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा, और उसके बाद में आप देखिए इसमें प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई, जिसकी वजह से ये गिरावट की वजह से भी लोअर सर्किट लग गया, खुल नहीं पाया। तो ये देखिए इसका जो लो बना हुआ है वो है 90 रुपीज़ का, और 44 तक स्टॉक दौड़ा, दुगुना से ज़्यादा इससे रिटर्न दिया, ज़बरदस्त दौड़ लगाई, और वही 44 का स्टॉक जो है 34 तक आ गया है, यानी 10 रुपये नीचे आ गया ऊपर की प्राइस से। लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो 19 से ये 34 काफ़ी ऊपर है, और इसी वजह से ये हो सकता है कि गिरावट थोड़ी और बढ़े। लेकिन आने वाले समय फिर स्थिति बनेगी, हुई जो अपर सर्किट की लिमिट अगर 5% तो इसमें अपर और लोअर का ही दौर चलता है, परंतु आने वाला समय इसके लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है। अब वेदांता पावर की बात है तो 40.91 पर क्लोजिंग थी, 2.18% की यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली। तो कमजोर बाजार में शुरुआत कमजोरी के साथ हुई, लेकिन देखें इंट्राडे में 43.20 का हाई बना है। इसका मतलब बाजार का साथ मिलता है, स्टॉक कमाल करता। अब देखिए 40 लो और 43 का, ये अप डाउन काफ़ी ज़्यादा रहा। तो 39 इसका लो बना हुआ है, और हाई जो है वो 49 का है। तो ये देख सकते हो स्टॉक 50 रुपये से लगभग निचले लेवल पर आया। तो काफ़ी अच्छी दौड़ लगाने के बाद यहाँ पर भी थोड़ी सी दबाव की स्थिति बन गई है। यहाँ पे वेदांता एल्यूमिनियम एंड मेटल की बात है तो ये स्टॉक आज विनर साबित हुआ, 453 पर क्लोजिंग थी, वो भी भारी भरकम गिरावट के बाद में 101.76% की तेज़ी के साथ इसने क्लोजिंग दी है। तो ये देख सकते हो कि स्टॉक फिलहाल आप देखें तो काफ़ी करेक्ट भी हुआ है, 537 तो लिस्टिंग के दिन आ गया था, फिर स्टॉक नीचे भी आया, इस वजह से यहाँ पे अब खरीदारी देखने को मिल रही है। अब वेदांता ऑयल एंड गैस की बात है, स्टॉक ने भी कमाल किया, 36.76 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.42% की शानदार तेज़ी देखने को मिली। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि 30.42 का इसका लो बना हुआ, हाई है 47 का। स्टॉक फिलहाल अगर आप देखेंगे तो 38 के 37 के आसपास है, यानी निचले लेवल से देखें तो रिकवरी तो अच्छी खासी हुई है, लेकिन अपने ऊपर के लेवल से ये भी नीचे आया है। पर इसका ये भी आपको ध्यान रखना है कि बिजनेस इस बार इन्होंने कमज़ोर दिखा है। पाँचों कंपनी में से ऑयल एंड गैस का बिजनेस इस बार कमज़ोर साबित हुआ है। जो आंकड़े हैं वो थोड़े निराशाजनक है, उसके बावजूद तेज़ी बनना इस बात का सबूत है कि स्टॉक काफ़ी फेयर वैल्यू पे है। तो ये देखिए वेदांता लिमिटेड की कंपनी हिंदुस्तान जिंक, जो अब वेदांता लिमिटेड के अंदर आ चुकी है, क्योंकि ये उसकी सब्सिडीज कंपनी है, लेकिन बिजनेस देखिए डाइवर्सिफाई हो गया। अब देखो डी मर्जर के बाद हिंदुस्तान जिंक का जो भी फ़ायदा वो वेदांता को ही मिलने वाला है। इस बार हिंदुस्तान जिंक ने जो मेटल प्रोडक्शन ने 1% की एनालिसिस पर ग्रोथ दिखाई है, और यहाँ पे देख सकते हो कि जो सेलेबल मेटल प्रोडक्शन है उसमें 4% की ग्रोथ है, और इसके अलावा इसका जो जिंक आउटपुट है उसमें डिक्लाइन 2% की हुई है। वेदांता एल्यूमिनियम की बात करें, यहाँ पे इसने प्रोडक्शन में 5% की एनालिसिस में जंप दिखाई है, जो 632 KT तक पहुँच गया है। और कंपनी ने अब देखे तो इन्होंने यहाँ पे अपनी जो माइनिंग लीज है करौली की, वो उसको भी यहाँ पे देखेंगे बढ़ा दिया है। नॉर्थ ब्लॉक में भी देखेंगे उनको एक नई माइनिंग मिल चुकी है, उसकी परमिशन जून 2026 से मिली है, तो प्रोडक्शन और बढ़ेगा।
यहाँ पे अगर हम वेदांता पावर की बात करें, यहाँ पे इनके पावर सेल में 38% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली, जो 5,225 मिलियन लीटर तक पहुँच गया जून क्वार्टर में। तो इससे आप समझे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ा है, इसका रिजल्ट बेहतर रहने की उम्मीद है। सबसे बड़ा जो योगदान है वो मीनाक्षी एनर्जी लिमिटेड का है, जिसमें पावर सेल्स में 245% एरोलिसिस पे ज़बरदस्त जंप देखने को मिला, जो 1350 मिलियन यूनिट तक पहुंच गया है। इंस्टॉल कैपेसिटी कंपनी की 1000 मेगावाट के आसपास है। और वेदांता लिमिटेड $20 बिलियन का दाव लगाने को तैयार है। आने वाले 3 से 5 सालों में कंपनी $20 बिलियन का निवेश करने जा रही है। तो ये देख सकते हो कि इसमें बड़ा जो हिस्सा है वो अपने अंदरूनी कैश जनरेशन से ही आएगा, और कंपनी अपने कर्ज को कम करने पे फोकस कर रही है। तो ये देखो कि वेदांता ग्रुप आने वाले 3 से 5 सालों में $20 बिलियन का निवेश करने जा रहे हैं। इसका कैश जो है जनरेशन वो अपनी कंपनी से इस्तेमाल करेंगे और अपने कर्ज को कम करेंगे। तो ये फैसला डीमर्जर के बाद लिया गया, जिसमें 5 अलग अलग कंपनियां बन गई है। आधिकारिक जो वजह शेयर होल्डर की वैल्यू खोल रहा था, लेकिन वेदांता रिसोर्सेज का जो कर्ज है उसको भी घटाने इसमें एक अहम है। वही 2020 में लिस्टिंग की कोशिशें पूरी नहीं हुई थी। अक्टूबर में प्रक्रिया 90% सार्वजनिक हिस्सेदारी टेंडर के स्तर से 7% पीछे रह गई थी। श्री राम सुब्रमण्यम के मुताबिक शेयर होल्डर ने 87.5 भाव से खुश नहीं थे, क्योंकि उस समय स्टॉक की जो प्राइस थी वो 79.6 पर थी, और जो प्राइस ऑफर की गई थी वो लोगों को पसंद नहीं आई। तो यहाँ पे देखिए राकेश अरोड़ा के मुताबिक वेदांता रिसोर्सेज का कर्ज फाइनेंस 2022 के $8.9 बिलियन से घट के अब फाइनेंस 2026 के अंत तक $4.7 बिलियन हो गया है, यानी कर्ज आधा हो गया है। वेदांता लिमिटेड का जो नेट डेट है वह EBITDA रेशियो फाइनेंस 2024 में 1.61x था, यह 2025 में 1.2x और फाइनेंस 2026 में 0.95x पर आ गया, यानी बहुत तेज़ी से वेदांता ने अपने कर्ज को कम किया है। उनका कहना है कि दबाव का जो वॉल्व है वो साफ खुल गया है। अरोड़ा के मुताबिक वेदांता एल्यूमिनियम या हिंदुस्तान जिंक में 5% की हिस्सेदारी बेचना आसान है। ये व्यूज वेदांता में 5% की हिस्सेदारी बेचने से आसान है। इन 5 कंपनियों में से मिलने वाला जो डिविडेंड है वो कर्ज चुकाने के तौर पे अहम रहेगा, यानी आने वाले समय कंपनी का विजन क्लियर है कि अपना जो डिविडेंड है उसका इस्तेमाल कर्ज चुकाने में करेगी। तो अग्रवाल का कहना है कि एल्यूमिनियम, जिंक, सिल्वर, पावर और स्टील हमारी लागत में सबसे कम है। अरोड़ा के मुताबिक हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की लागत फाइनेंस 2026 की आखिरी तिमाही में 903 टन प्रति टन रही थी डॉलर के हिसाब से। ये ग्लोबल औसत से 30 से 35% कम थी। जिंक कारोबार 50% से ज़्यादा एबिटडा मार्जिन दे रहा है। इकोजोन लॉन्च होने से जो रियलाइजेशन में प्रीमियम भी जुड़ा है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में एल्यूमिनियम लागत $1,752 प्रति टन थी। बाल्को में यह 2313 से 1792 प्रति टन के आसपास थी। कुल मिलाकर देखिए इन्होंने लागत में कमी लाई है। तो कंपनी का प्लान है कि वो राजस्थान में एक फॉस्फेट फर्टिलाइजर प्लांट लगाना चाहती है, क्योंकि रॉक फॉस्फेट वही बनता है। जिंक स्मेल्टिंग से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में बदला जा सकता है। कोटक इंस्टीट्यूट इक्विटीज के मुताबिक वेदांता एल्यूमिनियम की भारत में क्षमता हिस्सेदारी 62% है, करीब 2.9 MTPA क्षमता इसे ग्लोबल टॉप उत्पादक पदों में रखती है। राज गायकवाड़ के मुताबिक लागत बढ़त से जिंक सबसे मजबूत है। एल्यूमिनियम में ये ठोस है, लेकिन स्टील और पावर में कमी साबित हो रही है अभी भी। तो अगर आप निवेशक हैं तो समझिए कि वेदांता का दाव सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम और जिंक पर है। अरोड़ा के मुताबिक 10% एल्यूमिनियम कीमत बढ़ने से एबिटाडा में $641 मिलियन जुड़ते हैं। यही असर जिंक में $278 मिलियन और ऑयल में $38 मिलियन। और 2026 फाइनल में राजस्थान का ब्लॉक का उत्पादन 16% गिरा है। गुजरात के कैम्बी बेसिन में भी कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने की अर्जी खारिज हुई है। केन ऑयल एंड गैस के बाद के कच्चे उत्पादन का जो तेल करीब 25% देता है। इस हिस्से में ONGC और रिलायंस की बढ़त भी बनी हुई है, लेकिन OALP का जो बड़ा मौका 2028 से पहले नहीं माना जा रहा। तो कुछ रखे कमियाँ रह सकती है, लेकिन आने वाले समय ये सारे बिजनेस बेहतर करेंगे, गेम चेंजर हो सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।